नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों को परखने के बाद बनाया गया था। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर संविधान किसे कहते हैं और क्यों पड़ी संविधान की जरूरत। देखिए रिपोर्ट। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन, प्रशासन और व्यवस्था के सभी अंगों को कामकाज की शक्ति देता है। कुल मिलाकर सरकार कैसे काम करेगी और व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से निर्धारित होता है। दरअसल जब देश से अंग्रेजों का शासनकाल खत्म होने वाला था, तब भारत को एक ऐसी कानूनी किताब की जरूरत थी जिससे देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के बीच एकता, समानता बनी रहे। ऐसी किताब की जरूरत थी ताकि देश एकजुट हो और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी अधिकार मिले, जिसे देखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संविधान बनाने की मांग उठने लगी थी। जब देश आजाद होने वाला था तो एक संविधान सभा के गठन की मांग उठने लगी। इस सभी की पहली बैठक साल 1946 में 9 दिसंबर के दिन हुई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई। इस बैठक में 207 सदस्य मौजूद थे। निश्चित रूप से 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन इसका जो 26 नवंबर को 49 को जब ये प्रारूप अंतिम रूप में आया और उसको प्रस्तुत किया गया, निश्चित रूप से इसमें भारतीय जो स्वरूप था, भारतीय जो समता का स्वरूप था, भारतीय जो संवेद स्वरूप था, इसकी इसमें झलक है। ये संसार के उन बिरले संविधानों में से एक है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद से के साथ, अपनी आस्था के साथ, अपनी रुचि के साथ जीवन जी सकता है। इस संविधान में ये माना गया है कि आप अपनी क्षमता का विकास करके स्वरोजगार की दिशा में भी बढ़ सकते हैं, नौकरियों की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। यानी आपको ये अधिकार है कि आप अपनी प्रतिभा और स्किल के साथ जिस तरफ जाना चाहे आप जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा संविधान एक श्रेष्ठ संविधान है और अगर आज देश चल रहा है तो इस संविधान के माध्यम से ही चल रहा है। 26 नवंबर वो तिथि है जब इसको पारित किया गया था। मैं समझता हूँ इसका उद्देश्य जो है कि हमारे संविधान की विशेषताओं को बच्चे जाने और समाज जाने, मैं समझता हूँ इसकी पूर्ति होना चाहिए और सब लोगों को संविधान की जो एक प्रतियां हैं, मैं समझता हूँ घरों में रखना चाहिए। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस वक्त इस सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या कम होकर 299 हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ रियासतें इस सभा का हिस्सा नहीं रहीं और सदस्यों की संख्या घट गई। बहरहाल 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा में बड़ा फैसला हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को यानी आज ही के दिन इसको स्वीकार किया गया और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। आज के इस विशेष दिन के अवसर पर मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना यदि हम देखें तो शुरुआत होती बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो हम भारत के लोग हैं, यदि हम पूरे संविधान को देखेंगे तो संप्रभुता इन्हीं लोगों में निहित है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, बहुत सी निरयोग्यताओं से ग्रसित हैं। समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हमारे समाज में ट्रांसजेंडर हैं, सेक्स वर्कर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी बहुत कुछ मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत कुछ करना है। तो समाज के पढ़े लिखे लोगों से, विधि विद्यार्थियों से और ऐसे लोग जो सक्षम हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनकी मदद करें, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए एक कदम आगे आएं, तभी हम सही अर्थों में जो है संविधान दिवस मना सकते हैं। जब संविधान की विशेषताओं की जो दुनिया के दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान निर्माताओं ने देश चलाने में जिन बातों की जरूरत थी, उन सभी बातों को संविधान में जगह दी, जिसका नतीजा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। देखिए रिपोर्ट।
भारत के संविधान की विशेषताएं। लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। कई देशों में संविधान तो होता है, लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संविधान तो है, लेकिन वह लिखित नहीं है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। विशाल संविधान। भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफी सहज तरीके से विस्तृत रूप में लिखा गया है, जिससे संविधान का पालन करने के दौरान शासन प्रशासन को ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है और इसमें लगभग 450 धाराएं हैं और मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि 389 कुल धाराएं हैं, फिर 12 उसमें उपबंध हैं, फिर इस तरह कुछ है, लेकिन कुछ गणना अगर आप करेंगे तो 450 धाराएं हैं। जब ये संविधान बना था तब ये संसार का सबसे बड़ा संविधान था और लिखित संविधान था। उस समय तक संसार के कई देशों में लिखित संविधान नहीं बना था तब जब हमारा संविधान बना था। और मैं समझता हूँ हमारे संविधान की जो विशेषता है कि अगर कोई इसको लचीला चाहे तो उसको लचीला कह सकता है और कठोर चाहे तो उसको कठोर कह सकता है। ये एकमात्र संसार का ऐसा संविधान है जिसमें सभी पक्षों की भावनाओं का समावेश है। लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण। भारतीय संविधान के लचीले होने का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। उदाहरण के लिए राज्यों के नाम, उनकी सीमा इत्यादि में संशोधन भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से कर सकती है, जबकि भारतीय संविधान के कठोर होने का अर्थ ये है कि इस संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संशोधित करना भारतीय संसद के लिए आसान नहीं होता। इन प्रावधानों के लिए न सिर्फ संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पर कहा जाता है कि यह एक लिखित संविधान है। इसमें सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्थाओं को भी समेटे हुए है, जो आपातकाल संबंधी प्रावधानों, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से परिलक्षित होती है। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत एक गणराज्य होगा और उसके राज्याध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से ही किया जाएगा। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता निर्धारित करता है। इसका अर्थ है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी भी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो जिस समय वह अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, ठीक उसी समय से वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। इसके अलावा एकल नागरिकता का मतलब है भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी भी प्रांत का नागरिक नहीं होता।
यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत में मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा सरकार तब तक ही अपना अस्तित्व बनाए रखती है जब तक वह लोकसभा में अपना बहुमत रखती है। जिस क्षण सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है, उसी क्षण सरकार अपना अस्तित्व भी खो देती है। यानी सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी असमंजस्य की स्थिति में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होता है। हम जो देखते हैं कि सभी लोगों को अधिकार दिए गए हैं, हर वर्ग का, हर धर्म का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का, सब चीज़ों का अपना जो है एक विशेष रूप से स्थान दिया गया है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन की जो बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारे राज्य के अलावा आम व्यक्ति का भी कुछ कर्तव्य है, और ऐसे लोग जो बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि हम गरीब लोगों की, समाज के मुख्यधारा से कटे जो लोग हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति हम सजग रहें। और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो सभी के लिए समान रूप से दिए हैं। जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अवसर और समता का अधिकार। हमारा संविधान बहुत ही खूबसूरत है और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर तरह के प्रावधान है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसके क्रियान्वयन के हेतु जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विधि विद्यार्थी हैं, उनको भी अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना चाहिए, और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इन संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। इसका अर्थ है कि भारत की सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत काम नहीं करेगी। भारत की सरकार भारत के हित से संबंधित फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगी। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आज वर्तमान परिस्थिति जो इस समय देश की है, उस हिसाब से अब संविधान जो है उसमें परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। कई ऐसे अनुच्छेद और कई ऐसे जानकारी और ऐसे नियम कानून संविधान में बने हुए हैं जो आज की तारीख में जो हैं वो देश की जो स्थिति और व्यवस्था है उसके हिसाब से बहुत ही लचीले साबित हो रहे हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो घटनाएं घट रही हैं उसमें उस प्रकार के लोगों को जो सज़ा या जो उनको उसके संबंध में जो प्रताड़ना मिलनी चाहिए, वो आज की तारीख वो संविधान में कुछ व्यवस्थाओं का फ़ायदा उठा के उनके संग में उस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है जैसा कि होना चाहिए। इसलिए आज मुझ जैसे व्यक्ति जो हैं ये बहुत महसूस करते हैं कि आज पुनः एक बार संविधान की समीक्षा होना चाहिए और उसके आधार पे एक कुछ उसमें ऐसे परिवर्तन करना चाहिए जो वर्तमान देश की परिस्थिति और हालात के हिसाब से फिट बैठते हो। सबसे पहले अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। इसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक
26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना का एक एक शब्द भारत का परिचय देता है। सबसे पहले लिखा हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभुता, इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत गैर धार्मिक या अधार्मिक या धार्मिक विरोधी है, बल्कि ये है कि राज्य अपने आप में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के सदियों पुराने भारतीय सिद्धांत का पालन करता है। इसका अर्थ यह भी है कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म को किसी व्यक्ति का निजी मामला मानता है, जिसमें धर्म को मानने या न मानने का अधिकार भी शामिल है। लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। गणतंत्र, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि वंशानुगत सम्राट। दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी ये कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, जिसे रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव
मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। आज हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण एक व्यवस्था की गई है वो भारत के नागरिकों को दिए हुए मौलिक अधिकार हैं। ये एक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है और मध्य हिंदुस्तान में संविधान में भारतवासियों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इतनी स्वतंत्रता और इतनी बोलने की आज़ादी वर्ल्ड में किसी भी संविधान में नहीं प्राप्त हुई है। आज आप किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी विषय पर जो आपके मन में है उस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं और उसका आपको अधिकार प्राप्त है। प्रेस हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो या धार्मिक संस्थान हो, उनमें हर आदमी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी मन की बात जो है स्पष्ट रूप से कह सकता है। और वास्तव में एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार जो वो यही है जो कि हिंदुस्तान के संविधान में प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। ये व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर संयम का अभाव और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। समता, समानता शब्द का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान है। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस प्रावधान में समानता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। बंधुत्व, इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। न्यूज़ डेस्क, IND 24।